ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में टॉर्क के बारे में पढ़ा था, कपलिंग के बारे में पढ़ा था और एंगुलर मोमेंटम के साथ साथ सेंटर ऑफ मास के बारे में। सो आई होप लास्ट लेक्चर क्लियर रहा होगा। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। 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 देखो, ग्रेविटेशन दुनिया में पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इस पर ध्यान दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने। फिजिक्स में न्यूटन के जितना विद्वान ना शायद ही कोई रहा होगा, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हाईलाइट हो जाती हैं, जैसे आइंस्टीन। आइंस्टीन की खोज बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि वो हाईलाइट होने की वजह से न्यूटन से ज्यादा फेमस हो गया आइंस्टीन। आज किसी को न्यूटन के बारे में, मतलब जो फिजिक्स फील्ड से या नॉर्मल साइंस बैकग्राउंड से होगा तो उसे पता होगा, नहीं तो लोग आइंस्टीन, अगर किसी से पूछो फिजिक्स तो उसके जुबान पे आता है आइंस्टीन, है ना? जबकि आइंस्टीन से कहीं ज्यादा बुद्धिमान था न्यूटन। न्यूटन का हर एक फील्ड में अपना योगदान था। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन की खोज किसने करी? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने, वाह 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 वाह। अभी बता रहा हूँ अभी बता रहा हूँ कि अभी बता रहा हूँ कि लोगों की जुबान पर आइंस्टीन 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 रहता है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। ग्रेविटेशन की खोज करी सर आइजैक न्यूटन। हम नॉर्मल उन्हें क्या कहते हैं? न्यूटन। फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन। तो ग्रेविटेशन की खोज किसने करी? न्यूटन। अब यही स्टोरी वाली है कि भाई जो आइजैक न्यूटन थे, ये एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और ऊपर से गिरा क्या? सेब, है ना? ऊपर से गिरा सेब इनके सर पर, और इन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि ये सेब नीचे क्यों। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग लोग मतलब बेतुकी बातें कहते हैं कि वो सेब से ही क्यों वो सोचने लगा, वो उसको और चीजें नीचे नहीं जाती हुई दिखाई देती थी क्या? तो भाई देखो, चीजें एग्जिस्ट बहुत पहले से ही करती हैं, बट समस्या ये होती है कि तुम ध्यान कब देना शुरू करते हो, है ना? हाँ, तो ये स्टोरी काफी फेमस हो गई कि भाई आज न्यूटन साहब बैठे थे सेब के पेड़ के नीचे, उनके ऊपर गिरा सेब और वहां से उन्होंने सोचना शुरू किया कि सेब आखिर नीचे क्यों गिरा, और इसी की सोच, इसी मतलब थॉट के प्रोसेस के साथ साथ उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर डाली। तो उनको पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो जमीन की तरफ गिरता है वो ग्रेविटी की वजह से गिरती है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। यानी हिंदी में हम कहते हैं गुरुत्व का आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। हर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो धरती पर हो या धरती के बाहर हो, वो एक दूसरे को खींचते रहते हैं। किस फोर्स से? ग्रेविटी से या ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए। तो दुनिया में ना 4 मेजर फोर्स होते हैं। पहले मैं थोड़ा सा hint दे देता हूँ। मेजर फोर्स की अगर बात, मेजर फोर्स 4 तरीके के फोर्स होते हैं। एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल। दूसरा होता है मैग्नेटिक, मैग्नेट होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स। और एक होता है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स कौन कौन सा? एक हमने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दूसरा हमने देखा ये अपना मैग्नेटिक फोर्स, और तीसरा हमने देखा ये न्यूक्लियर फोर्स। एक और फोर्स होता है उसको हम, अरे बड़ा ही सिंपल सा है जी, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहो या एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो ध्यान रखो, तीसरे की जगह यहाँ न्यूक्लियर फोर्स की जगह मैग्नेटिक के साथ साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स लिखता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और चौथा मैं लिख देता हूँ मैग्नेटिक फोर्स।
मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये चार मेजर फोर्सेस होते हैं। अरे यार मैग्नेटिक दो बार क्यों लिख रहे हो? न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। चार मेजर फोर्सेस कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर। अब देखो इन सब का अपना एक नेचर होता है। जैसे ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, इसका रेंज अनंत है, इनफाइनाइट। रेंज कितना है? रेंज इनफाइनाइट। यानी हम कह सकते हैं कि हर एक वस्तु, जैसे तू वहां है जयपुर में, तेरी मम्मी है कहां पर? मुंबई में। तो तू अपनी मम्मी को एक फोर्स के जरिए खींच रही है। वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये जो सूरज है, सूरज, मैं इसको थोड़ा सा, ये जो सूरज है, सूरज इस अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। इस अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये अर्थ इस जुपिटर को अपनी तरफ खींच रहा है। जुपिटर अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। सोच, इन सूरज जुपिटर को अपनी तरफ खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए। नेपच्यून को अपनी तरफ खींच रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए। यानी हम कह सकते हैं कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी इंसान, कोई भी वस्तु, कुछ भी कहीं पर भी हो, वो हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है। किस फोर्स से? ग्रेविटेशनल फोर्स से। यानी रेंज ग्रेविटेशनल फोर्स का अनंत है, लेकिन इसकी जो पावर है बहुत ही कम है। पावर क्या है? मिनिमम, एकदम मिनिमम। अगर इसका पावर मैक्सिमम देने का मतलब, सोच ऐसा रहे कि तू बैठी है जयपुर में और तूने कहा कि मम्मी आ जाओ जयपुर में, और तू अचानक से मम्मी को जयपुर खींच ले, पावर ज्यादा हो जाता है कि नहीं? हाँ, तो भगवान जानता है कि मुझे किस चीज को कितना पावर देना है। अगर एक ग्रेविटेशनल फोर्स का पावर बहुत ज्यादा दे देता तो यहाँ पर बहुत मिसयूज हो जाता। कोई किसी के घर में बैठा हुआ उसको गार्डन में खींच लेता। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज तो भगवान ने अनंत रखा है, लेकिन उसका पावर एकदम मिनिमम है, एकदम मिनिमम। इतना क्लियर हुआ? ओके। उसी तरीके से जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स का रेंज बहुत कम है, रेंज बहुत मिनिमम है, लेकिन इसका पावर बहुत ही मैक्सिमम है, बहुत ही मैक्सिमम है। ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, ये किसी एटम के, जैसे कोई एटम है, एटम, अभी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो सब अच्छे समझ में आ जाएगा। एटम के अंदर होते हैं न्यूक्लियर, मतलब कि एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी इनका जो, अगर हम एक न्यूक्लियस का डायमीटर की बात करें, रेडियस, तो वो होता है 10⁻⁻15 मीटर, है ना, 10⁻⁻15 मीटर। इस 10⁻⁻15 मीटर के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उन लोगों को बांध कर रखता है ये फोर्स है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वो जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इन दोनों को बांध के कौन सा फोर्स रखा हुआ है? न्यूक्लियर फोर्स। सोचो अगर ये न्यूक्लियर फोर्स इन दोनों को छोड़ देता है ना, तो हिरोशिमा और नागासाकी जैसी घटना हो जाती है। समझ में आया? हाँ, तो जब ये ब्लास्ट करते हैं, न्यूक्लियर फोर्स अगर छोड़ देता है इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, ये ब्लास्ट कर जाते हैं और एक भयंकर तबाही आती है। समझ में आ रहा है क्या? तो न्यूक्लियर फोर्स का जो रेंज है वो बहुत ही मिनिमम है, लेकिन पावर बहुत ही खतरनाक, बहुत ही खतरनाक, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी तो हम ग्रेविटेशनल पढ़ रहे हैं, फिर मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर के बारे में धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं रिलेट करना चाह रहा था कि अच्छा फोर्सेस कितने टाइप के हैं और क्या उनकी स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पर वापस आते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज किसने करी? न्यूटन ने। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज सर आइजैक न्यूटन ने करी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है या वीक फोर्स है?
यार अगर ग्रेविटेशनल फोर्स स्ट्रांग रहेगा तो तू अपने वहां बैठे बैठे पहले वाले को नहीं खींच लेगी तू? वीक फोर्स है, ठीक है, क्या है? वीक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है, ठीक है। इसका रेंज क्या है? एक लिमिटेड है या इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट है। मैं यहाँ दो चीजें लिख दूं, एक तो जो नेचर है, नेचर एक ऐसा है जो वीक है, ठीक है, वीक, और इसका रेंज, रेंज है वो इनफाइनाइट है, ठीक है, इनफाइनाइट। इन्होंने, सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला जो दिया, F इज इक्वल टू, क्या है? फोर्स है तो F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब समझना इस चीज को उन्होंने क्या कहा। यहाँ F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, F क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो कैपिटल G है एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है, बहुत ही कम वैल्यू है, देखो, क्योंकि फोर्स हमने बताया बहुत, इसका नेचर बहुत वीक है, इसकी वैल्यू भी बहुत कम होगी। इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अभी इसका यूनिट कैसे निकलता है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो G है, G का एक फिक्स वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11। समझ में आ रहा है क्या? अब बताओ 10⁻⁻11 इन सब में मल्टीप्लाई होगा तो इनकी वैल्यू को कितना कम कर देगा, है ना? हाँ, तो इसीलिए फोर्स का हमें फॉर्मूले से ही पता चल जा रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है या वीक फोर्स है। अगर यहाँ माइनस की जगह +11 होता, बाप रे बाप, भयंकर हो जाता कि इतना अधिक फोर्स लगता, आदमी कहां से कहां किसी को झटक देता। लेकिन यहाँ पर G की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻11। ये चीज याद रख लेना, डायरेक्ट देता है 4 ऑप्शन, उसमें से पूछ देता है बताओ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। यहाँ पर m1 है, m2 है, ये दोनों मासेस है, और r जो है, r उन मासेस के बीच का डिस्टेंस है। अब समझो, जैसे मैं यहाँ अगर दिखाऊं तो ये है सूरज, और देखो ये सूरज है, सूरज का अपना कुछ मास होगा, है ना, सूरज का अपना कुछ मास होगा, और यहाँ पर यह धरती, ये है धरती, और अर्थ का भी अपना कुछ मास होगा, है ना। तो मैं इसको कह देता हूं m1 और इसको कह देता हूं m2, और सूरज और धरती के बीच का कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं है, उसी को हम कहते हैं r स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है क्या? फॉर्मूला कह रहा है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, यानी ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसी भी प्लैनेट या किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन रेडियस यानी डिस्टेंस के, रेडियस नहीं, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हम 1 में लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को सीधा सीधा रख देते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, अच्छा, इसको अगर फील करके देखना रहे ना, कि अगर कोई ना तुम्हारे पास से आता हूँ, ये क्या है, फर्क है। और यहीं से अगर कोई तुम्हें बाइक पर बिठा कर लेके जा रहा हो, इसकी ये हन 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 भगा रहा है, तुम कह रहे हो और तेज और तेज, और पास से एक चाक से एक ट्रक निकल जाए, तुम्हारा गाड़ी लहर जाएगा, तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम्हें
इस ट्रक ने अपनी तरफ खींच लिया है, तुम्हारी गाड़ी लहर जाएगी। किस वजह से? ये फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यहाँ इसका मास बहुत ज्यादा है, इसका मास बहुत कम है, और इसके बीच का डिस्टेंस भी बहुत कम है, आर। अगर ये डिस्टेंस बहुत दूर रहता, मान लो कि 500 मीटर का डिस्टेंस है, तब तुमको कुछ नहीं कर पाता, तुम्हें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही डिस्टेंस कम हुआ, फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी और तुम्हें एक झटका सा महसूस होगा। अगर कोई दुबला पतला चलाने वाला रहेगा तो घुस जाएगा, लेकर के सट जाएगा इस ट्रक में। लेकिन कोई जाड़ा मोटा रहेगा, वो संभाल लेगा, कहेगा मेरा मास है। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं कि जब भी मास अगर ज्यादा हो, दोनों ऑब्जेक्ट का मास अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। लेकिन अगर उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा, घटेगा। इतना समझ में आया क्या? तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। हाँ, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बताओ जी क्या है यहाँ पर? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एक थियोरेटिकल वैल्यू है जिसे निकाला गया है, आइजैक साहब ने निकाला था, बताया था कि भाई ऐसा ऐसा चीज है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें ग्रेविटेशनल जो पुल है वो आराम से निकल जाएगा। बताओ जी की वैल्यू क्या है? 6.67 into 10 to minus 11, 6.61 into 10 to minus 11। बताओ फोर्स जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली। और डिस्टेंस के इनवर्सली। ठीक है, इनवर्सली। तो देखो मैं अगर कहूं यहाँ पर एक प्लेनेट है जिसका मास है m1, यहाँ पर एक प्लेनेट है, दूसरा प्लेनेट है जिसका मास है m2, इनके बीच का डिस्टेंस है आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। तो बताओ यहाँ पर मैं फॉर्मूला कैसे लिखूंगा? ठीक है, चलो मैं डिस्टेंस आर लिख देता हूँ, डिस्टेंस आर। वो फॉर्मूले में आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या लिखूंगा? जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जी m1 m2 आर स्क्वायर। अगर मैं इनके रेडियस को अगर मैं घटाने लगूं, ठीक है, मतलब जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, रेडियस मतलब कहने का मतलब जो डिस्टेंस है, उसको मैं अगर घटाने लगूं तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? अगर मैं इनका ये आर घटाऊंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी। और हमने अभी भी देखा कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा और डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनके मास को ही अगर बढ़ा दूं, डिस्टेंस में मैं कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, मैं इनका मास अगर मैं बढ़ा दूं, ठीक है, मास बढ़ा दूं, तो बताओ फोर्स बढ़ेगा या घटेगा? फोर्स बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। ठीक है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इतना क्लियर हुआ क्या? ओके, बहुत गुड। अब हम समझते हैं, अच्छा ये जो कैपिटल जी था, फॉर्मूला बोलो। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। बताओ मुझे इसका, हमेशा ना देखो ये फोर्स है तो फोर्स का तो डायरेक्टली न्यूटन हो जाता है, यूनिट न्यूटन हो जाता है। लेकिन इसमें फोर्स का तुमसे कभी यूनिट पूछेगा नहीं, या तो पूछेगा जी की वैल्यू क्या है,
या तो पूछेगा जी का यूनिट क्या है। तो जी का यूनिट हम कैसे निकालेंगे, तो जिसे निकालना है उसे उसी साइड रहने देते हैं और बाकी चीजों को दूसरे साइड ले चलते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 M2 इज इक्वल टू जी। क्लियर? मैंने क्या किया, बस आर को यहाँ ले गया और इन सबको यहाँ पर ले गया, क्योंकि ये लोग ऊपर है तो नीचे आ जाएंगे, ये नीचे है तो ऊपर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आर है यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में, तो मीटर स्क्वायर अपॉन ये मासेस है, मासेस को केजी में मेजर करते हैं तो केजी का स्क्वायर, यानी हमारा जी का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हर एक टर्म क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलो बताओ, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ये अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अट्रैक्ट करता है। तो भाई हम लोग रहते हैं धरती पर, अर्थ, अर्थ पर है ना, अर्थ, और अर्थ हर एक चीजों को खींच कर रखती है। हम लोग चल पाते हैं, यहाँ पर टिके हुए हैं, किस बदौलत? क्योंकि ये हमें खींच करके पकड़ करके रखी हुई है ग्रेविटी की वजह से, है ना। तो इसमें कोई न कोई रिलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस अर्थ की ग्रेविटी में और ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो देखते हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एंड कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो देखो इसका जो रिलेशन होता है ये होता है कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। सेम वही चीज है जो हमने लिखा था ना कि फोर्स इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर भी वही है। बस यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, हमें खींचने वाला फोर्स किसके जरिए लग रहा है, स्मॉल जी के जरिए। यहाँ पर मास है, किसका मास है, अर्थ का मास है। यहाँ पर डिस्टेंस के रूप में क्या रहेगा, अर्थ का रेडियस, है ना। देखो ये हमारा गोला है जिस गोले पे हम रहते हैं। हमने देखा है कि हमारा जो गोला होता है वो ऊपर से थोड़ा सा चपटा रहता है ना, बीच से बल्ज टाइप रहता है, ये है, और ये ऊपर से ऐसे चपटा है हमारा अर्थ, है कि नहीं, बीच से बल्ज टाइप है। ज्योग्राफी में तो पढ़ाया हूँ पूरा, दिक्कत है नहीं। बीचों बीच से जाती है इक्वेटर, और ऊपर जो होता है वो होता है पोल। ठीक है, पोल पोल। तो हम देखेंगे चपटा होने के कारण इसका ये वाला जो लेंथ है, रेडियस है, ये ज्यादा बड़ा है। मान लो इसको मैं R1 कह दूं, और ये ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाला जो रेडियस है ये थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू R1 के, है ना। तो हम लोग अलग अलग पॉइंट पर अगर अर्थ के जाएंगे, जैसे मैं यहाँ इक्वेटर पर हूँ तो मुझे जी कुछ और लगेगा, यहाँ पर जाऊंगा तो जी कुछ और लगेगा, यहाँ पर जाऊंगा तो जी कुछ और लगेगा, यहाँ पर जाऊंगा तो जी की वैल्यू में कुछ कुछ चेंजेस आएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चेंज आएगा, लेकिन कुछ तो चेंज आएगा, है कि नहीं। हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग अलग अलग पोजीशन पे जा रहे हैं, तो हमारा डिस्टेंस चेंज हो रहा है इसके सेंटर से, है ना, सेंटर है, सेंटर। उसी तरीके से हमने यहाँ पर देखा था कि जैसे अगर दो ऑब्जेक्ट रहते हैं, जैसे दो मासेस हैं, तो अगर इस मासेस के बीच का अगर मैं डिस्टेंस चेंज करूंगा तो ये हमारा फोर्स चेंज होते जाता है कि नहीं होते जाता है, R स्क्वायर, R यहाँ पर हमारा इसका डिस्टेंस आता है। तो अब यहाँ पर जो मास है टोटल, दोनों मास, यहाँ पर क्या हो गया, मास ऑफ अर्थ, हमने एम लिख दिया, मास ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो था वो वैसे की वैसे रखा मैंने, वैसे का वैसे ही रखा। फोर्स, यहाँ पर फोर्स लग रहा था इन दोनों के बीच का आपस में अट्रैक्शन, लेकिन यहाँ धरती पर फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से।
है ना, धरती हमें खींच रही है, वो भी तो एक तरीके का फोर्स ही है, खिंचाव बल। तो वहां पर मैंने फोर्स की जगह क्या लिख दिया, जी, स्मॉल जी। और यहाँ पर जो डिस्टेंस हो रहा है, डिस्टेंस यहाँ पर हमने देखा था कि भाई यहाँ डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि दो प्लैनेट थे या दो ऑब्जेक्ट थे, लेकिन यहाँ पर हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट के यहाँ हम डिस्टेंस देख रहे हैं इसके सेंटर से। तो यहाँ से यहाँ के बीच का अगर डिस्टेंस यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो ये जी चेंज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, आर की जगह, मतलब वो डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ही तो चेंज हो रहा है, क्लियर हुआ। हाँ ठीक है, तो हम अगर रिलेशन करेंगे, देखेंगे किसके किसके बीच में, कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपल वही कंपैरिजन करके कि फोर्स की जगह स्मॉल जी इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, यानी आर ई का स्क्वायर। तो एम ई क्या है, मी क्या है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, ठीक है। जी सेम वही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, बरोबर 6.67 × 10⁻⁻11, और यहाँ पर ये आ रही है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, इतना क्लियर है। देखो G इज इक्वल टू कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, इसको याद रखें। देखो अब ये जो G है, ये G हम क्या देख रहे हैं, ये G रेडियस ऑफ अर्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जहां पर अर्थ का रेडियस कम होगा वहां पर G ज्यादा, और जहां पर अर्थ का रेडियस ज्यादा होगा वहां पर G कम होगा। तो बताओ इस हिसाब से हमारा ये अर्थ है, अर्थ को हम थोड़ा सा करेंगे चक्का कि हमारा रेडियस का पता चल सके। ये हमारा अर्थ का है सेंटर कोर, और यहाँ पर देखो ऊपर रहते हैं सब गोरे गोरे लोग, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ पोल, और यहाँ पर रहते हैं सब मंगरेले जैसे लोग, इसको मैं लिख देता हूँ इक्वेटर, ठीक है। देखो हमारा जो ये इक्वेटर वाला रेडियस है, ठीक है, ये बड़ा है, R1 मैं कर देता हूँ और इसको R2 लिख देता हूँ, R1 इज ग्रेटर देन R2 है। तो बताओ इक्वेटर पर G की वैल्यू ज्यादा होगी या पोल पर, वही मतलब मैंने क्या पूछा, इक्वेटर पर G की वैल्यू ज्यादा होगी या पोल पर, तो पोल पर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ पोल पर G मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पर G मिनिमम होगा, है ना, G मिनिमम। अच्छा इससे क्या फायदा हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि जितना कम G हमें लगेगा उतना ही अच्छा है, हमें कोई चीज अगर ऊपर फेंकना है ना, कोई चीज हमें ऊपर फेंकना है, हमारे ऊपर खिंचाव बल कम है। इसीलिए दुनिया में जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं वो हमेशा इक्वेटर के आसपास वाले एरिया से ही किए जाते हैं। कोई पोल पर जाकर के, क्या रसिया का क्षेत्र यहाँ है तो रसिया यहाँ से अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है, जितने का सैटेलाइट बनाएगा उससे कहीं ज्यादा का उसे फ्यूल भरवाना पड़ जाएगा कि भैया तू धरती को छोड़, धरती से ऊपर उठ, है कि नहीं। इसीलिए रसिया यहाँ आता है कजाकिस्तान में, और कजाकिस्तान में उसका स्टेशन है बैकानूर स्पेस स्टेशन, और वहां से अपना सैटेलाइट छोड़ता है। यूरोपियन एजेंसी यहाँ पर है, लेकिन उन लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है यहाँ पर फ्रेंच गुयाना में, फ्रांस आकर के यहाँ फ्रेंच गुयाना से, एरिना से अपने स्पेस स्टेशन को, अपने सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। ये जो यूएसए है, यूएसए का क्षेत्र यहाँ है, लेकिन वो यहाँ फ्लोरिडा से अपना जो है सैटेलाइट लॉन्च करता है। भारत कहीं ऊपर जम्मू कश्मीर से न लॉन्च करके श्रीहरिकोटा से लॉन्च करता है। क्यों लॉन्च करता है, ताकि जितना हम इक्वेटर के करीब रहेंगे उतना हम पर जी कम लगेगा, और कम जी का मतलब हमें फ्यूल कम खर्चा करना पड़ेगा और हम आसानी से अपना लॉन्च कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर कभी कोई पूछेगा कि बताओ आप, हम लोग अपने रॉकेट को
इक्वेटर के पास से ही क्यों लॉन्च करते हैं? तो ज्योग्राफी और फिजिक्स को मिला करके एक बढ़िया आंसर दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है? मैंने बताया था ना कि जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ज्योग्राफी के बहुत सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये टॉपिक हमने ज्योग्राफी में नहीं कवर किया है, ज्योग्राफी में किया हुआ है, लेकिन जो उसका मेन रीजन होता है कि अच्छा क्यों होता है ऐसे, वहां पर हमने सिर्फ कह दिया था कि इक्वेटर के पास ऐसा है आने से जो कि जी की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन वो जी की वैल्यू कैसे कम होती है? वो इस फॉर्मूले से आता है, वो दिखाई देता है। समझ में आया क्या? तो बताओ जी की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, पोल पर या इक्वेटर पर? पोल पर। ठीक है, अगर मैं यहां से डोले 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 समझती हूँ, हाँ, पैदल पैदल अगर मैं यहाँ से डोल डोल कर चला जाऊं कहाँ पर, इधर रसिया पे, रसिया में एकदम पोल के पास, तो बताओ यहाँ ऊपर जाऊंगा तो मेरे ऊपर ग्रेविटी बहुत ज्यादा एक्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। ठीक है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा एक्ट करेगी, ठंडा मार देगा, मर जाऊंगा वहां पर, तो ठंडा होता ही है। ठीक है, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। बस इतना दो कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर रहेगा कि भाई ग्रेविटी मैक्सिमम कहाँ रखती है, पोल पर, और ग्रेविटी मिनिमम कहाँ होती है, इक्वेटर के पास। हम जितना इक्वेटर के पास रहेंगे कम ग्रेविटी और हम अधिक से अधिक अपने चीजों को ऊपर फेंक सकते हैं, यानी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए ये एरिया एकदम बेहतरीन है। ठीक है, अच्छा आप समझो भैया, अगर अगर हम लोग, हमारा जो अर्थ है, ठीक है, हमने उसमें पढ़ा है, इसमें ज्योग्राफी में, कि हमारा जो अर्थ होता है, अर्थ के ऊपर हमें कई सारे लेयर्स दिखाई देते हैं हवाओं का, है ना? जैसे एक होगा ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, उसके बाद जाकर के आता है स्पेस, है ना? स्पेस यानी हमारे पर एक चार चार पांच पांच लेयर है, 14 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 640 किलोमीटर, फिर जो कि 10,000 किलोमीटर। समझ में आएगा? उसके बाद आता है डीप स्पेस, यानी इतना मोटा हमारे अर्थ के ऊपर क्या है, हवाओं का प्रेशर है। हमारा जो अर्थ होता है वो तीन चीजों से मिलकर बना होता है, मतलब अर्थ की जो बनावट है वो कैसे है कि बीच में होता है हमारा कोर, उसके बाद होता है मेंटल, और उसके ऊपर जहां हम लोग रहते हैं उसको हम कहते हैं क्रस्ट, है ना? क्रस्ट यानी हम अब तक जितनी स्टोरी बात कर रहे थे, हम एक क्रस्ट की बात कर रहे थे कि क्रस्ट में यहाँ है इक्वेटर, यहाँ से डोले डोले हम जाएंगे पोल पर तो हम पर ग्रेविटी एक्ट करेगी, हम क्रस्ट पर ही इक्वेटर के पास से लॉन्च करेंगे तो ग्रेविटी कम एक्ट करेगी। लेकिन एक बात बताओ, जब ये इस क्रस्ट को छोड़ करके कोई भी रॉकेट हमारा ऊपर जाएगा, ऊपर मतलब ये जो हमारा लेयर है, लेयर के पास जाने लगेगा, यानी अर्थ के सरफेस को छोड़ेगा, अर्थ के सरफेस को छोड़ेगा, तब उस पर ग्रेविटी का क्या हाल होगा? एक ये केस आ सकता है ना? हाँ, या तो किसी इंसान, कोई पागल इंसान या पागल औरत को ये पता चल जाए कि मुझे धरती खोद के अंदर जाना है, कोर के पास, तब उस पर ग्रेविटी का क्या असर होगा? ये भी तो हो सकता है। बहुत बढ़िया, तो दो केस, एक अगर हम सरफेस को छोड़कर ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी हम पर कैसी लगेगी, और दूसरी चीज जब हम धरती को खोद करके नीचे जाएंगे तब हम पर ग्रेविटी कैसे एक्ट करेगी, इसका क्या फॉर्मूला होता है ये हम समझेंगे। ठीक है, जब हम लोग देखो, पहले हमारा नॉर्मल जी क्या है, जब हम धरती पर हैं तो जी इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, यानी रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये हम नॉर्मल कहाँ है, ऑन अर्थ। ठीक है, ऑन अर्थ। लेकिन अब अगर हम लोग अर्थ से ऊपर जाएंगे, अर्थ से ऊपर जाएंगे तो हमारे जी में चेंजेस आएगा। अर्थ से ऊपर, ऊपर इसलिए मैंने ऊपर समझा दिया। कई बार ना क्या होता था, जब मैं ऊपर ऊपर कहता था तो लोगों को लगता अब भैया तो बोला पोलर रीजन पे जाने पर कम हो रहा है, नीचे आने पर डाउन हो रहा है, तो भैया अब अर्थ से ऊपर मतलब सरफेस को छोड़ देना, यानी हम लोग ये वाले पोर्शन में जा रहे हैं, स्पेस की तरफ, है ना? हाँ, तो अबव द अर्थ,
अगर मैं अबव द अर्थ करूंगा तो जी की वैल्यू में कुछ चेंजेस आएगा, तो मैं उस जी को लिखता हूँ जी डैश। ठीक है, जी डैश यानी धरती वाला जी नहीं, जो ऊपर जा रहे हैं उसमें क्या चेंजेस आ रहा है वो वाला जी। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। एच क्यों? क्योंकि हम लोग हाइट पर जा रहे हैं और कितनी हाइट पर जाएंगे हमें पता ही नहीं चल रहा है ना, मतलब जितना भी हाइट पर जाएंगे उसी हाइट को यहाँ पर हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, जितनी हाइट पर जाएंगे उसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, एच। यहाँ पर एच क्या है, हाइट, एच ई आई। मान लो ये हमारा है अर्थ, अर्थ ये अर्थ का है सरफेस, सरफेस, और इस अर्थ से जैसे ये सेंटर रहेगा तो सेंटर से इसका रेडियस है, यहाँ तक सरफेस तक तो इसका रेडियस है आर, है ना, रेडियस है आर, और इसके ऊपर हम जितना जाएंगे वो हमारा क्या रहेगा, हाइट, एच। तो यही चीज फॉर्मूले में मैंने लिखा है कि जब हम अर्थ से ऊपर जाएंगे यानी अबव द अर्थ, अबव द अर्थ सरफेस, तब उस सिचुएशन में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, जी डैश यानी चेंज हुआ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, एच का होल स्क्वायर, क्योंकि अर्थ का मास तो चेंज होगा नहीं, कैपिटल जी चेंज होगा नहीं, जो भी चेंजेस आएगा खाली इसी में आएगा, इसमें रेडियस के साथ साथ हमारा कुछ और वैल्यू ऐड हो जाएगा, हाइट ऐड हो जाएगा, है ना। हाँ, तो हम देख रहे थे जब हम सरफेस पे थे, सरफेस पर भी रेडियस चेंज हो रहा था, तो ऊपर की साइड जाने पर, ऊपर की साइड जाने पर हमारा ये पोल पर हमारा रेडियस छोटा होता जा रहा था और जी बढ़ते जा रहा था। यहाँ पर रेडियस ज्यादा था तो जी घट रहा है। अब बताओ ऊपर जब जाएंगे तो अगर इसको मैं पूरा रेडियस मान लूं तो ये तो रेडियस भयानक हो गया और बड़ा हो गया, तो बताओ ऊपर जाने पर जी घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा ना। कैसे, ये रेडियस देख, ये रेडियस यहाँ पर है और ये रेडियस सोच यहाँ पर पूरा ये रेडियस है, इस एच को समझ ले पूरा रेडियस हो गया, एच आर के साथ मिल करके सोच ले एक नया रेडियस है। तो ये अगर रेडियस बढ़ रहा है, यहाँ इक्वेटर पर जी कम क्यों था, क्योंकि इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा था। अब अगर इक्वेटर के रेडियस से बड़ा कोई रेडियस आ जाए तब तो और जी कम हो जाएगा। तो जब एच ऐड होता है तो ये रेडियस हमारा एक नया रेडियस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जी की वैल्यू और घटने लगती है। यानी जैसे जैसे हम सैटेलाइट को छोड़ देंगे या हमारा रॉकेट अर्थ सरफेस से ऊपर जाएगा, वैसे वैसे उस पर ग्रेविटी कम लगने लगेगी। समझ में आया? तो मैं ये जो आर ई प्लस एच है, आर ई प्लस एच है, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ। देखो मैं अगर और नॉर्मल करना चाहूँ तो जी डैश इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर वन का होल स्क्वायर कर दू। आर वन क्या है, मतलब कि एक नया रेडियस, नया रेडियस जिसमें आर ई प्लस एच को ऐड करके है, एच को ऐड करके, क्योंकि ये आर वन जो रहेगा वो हमारे इक्वेटर वाले रेडियस से तो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि इक्वेटर तो यही सरफेस तक ही सीमित हो गया, लेकिन जो आर वन है ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो जितना ऊपर जाते जाएगा, अब यहाँ हम डायरेक्टली देख रहे हैं ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जा रहा है, और इस सिचुएशन में जितना आर बढ़ेगा उतना जी घटेगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने लगेंगे, मतलब आसमान में, वैसे वैसे हम पर जी की वैल्यू कम होने लगेगी, कम होने लगेगी। इतना क्लियर हुआ क्या? हाँ, तो आगे बताऊंगा कि एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां से अगर हम ऊपर चले गए तो हम धरती को छोड़ देंगे, फिर हम पर वो जी खींच नहीं पाएगी। ठीक है, ओके। अच्छा देखो, अब यहाँ पर दो तीन सवाल ये डायरेक्ट पूछता है, कैसे पूछता है, इसी फॉर्मूले से, इसी फॉर्मूले से। देखो कहेगा कि अगर जी डैश क्या है, चेंज द ग्रेविटेशन, ना चेंज हुआ ना ऊपर जाने पर चेंज हो रहा है, तो जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पर आर है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, मैं ये अर्थ बना लूं और
यहाँ से मैं कहूँ कि भाई ये इसका रेडियस है या ये भी इसका रेडियस है। अब अगर एक बात बताओ, जितना ये आर है उतना ही मैं ऊपर चला जाऊंगा, जितना आर मतलब कि जो आर की वैल्यू है अर्थ की उतना ही ऊपर। जैसे कि मान लो कि अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है, 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस होता है। तो ऐसे ही 6400 किलोमीटर में हाइट पर भी चला जाऊं तो मेरा आर इज इक्वल टू एच हो जाएगा, है ना, आर इज इक्वल टू एच। तो ऐसी सिचुएशन में जी की क्या वैल्यू आएगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि जी प्राइम इज इक्वल टू, जिसमें तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, अपॉन आर ई प्लस आर ई, क्योंकि आर इज इक्वल टू एच हो गया है, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन टू आर ई प्लस आर ई, मतलब टू आर ई का होल स्क्वायर, यानी जी प्राइम इज इक्वल टू जी एम अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और ये आर ई का स्क्वायर। अच्छा बताओ, ये वाली जो वैल्यू दिख रही है ये इसके तरह नहीं दिख रही है जो पुराना वाला जी था हमारा धरती पर, है ना, धरती पर। तो मैं यहाँ पर ये नहीं लिख सकता हूँ जी प्राइम इज इक्वल टू, देखो जी प्राइम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ जी, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। यानी हम कहेंगे कि अगर धरती के रेडियस के बराबर ऊंचाई पर हम जाते हैं तो हमारे ऊपर 25% यानी 1/4 ही ग्रेविटी लगेगी। जैसे धरती पर अगर हमें 10 जी लग रहा था, ठीक है, 10 लग रहा था, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी वही हमें उतनी ऊंचाई पर ग्रेविटी लगेगी, है ना, मतलब कि जैसे 4 दूनी 8, मतलब लगभग जो है 2.5, ठीक है, 2.5 जी हमें लगेगा। तो कहाँ पर हमें धरती पर 10 लग रहा था और कहाँ उतनी हाइट पे जाने पर 2.5। तो हम देख रहे हैं कि नहीं, ऊपर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हमारा जी की वैल्यू भी घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। बस अब यहाँ पर ये एच की जगह कुछ भी दे देगा, कहेगा कि अगर एच जो है मतलब कि रेडियस के, हम लोग धरती के रेडियस के 3 गुना चले गए, यानी आर इज इक्वल टू 3 टाइम हो जाए, एच इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ आर ई हो जाए, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर मैं एच जो हो जाए वो 3 टाइम ऑफ आर ई हो जाए। तो बस क्या करना है, सीधा वहां पर वैल्यू पुट कर दो, आर ई एच की जगह 3 आर ई रख दो और इसको फॉर्मूले में रखो, भाई क्या है स्क्वायर निकालो और हमें कितना जी एक्ट करेगा वो मिल जाएगा। समझे? तो इसमें ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है, तो इस बात को ध्यान रखना, कंसेप्ट क्लियर रखो, क्वेश्चन कहीं नहीं फंसने वाला है, क्वेश्चन कहीं नहीं फंसने वाला। इतना चीज क्लियर हुआ? तो बताओ, जितने भी ये सैटेलाइट होते हैं, देखो सैटेलाइट एक्चुअली में ये तो रॉकेट है, सैटेलाइट ना इसके अंदर भरा होता है। अभी जब मैं सैटेलाइट के बारे में पढ़ाऊंगा तब इसको अच्छे से बताऊंगा। खाली इतना बताओ कि कोई भी रॉकेट इक्वेटर के आसपास के एरिया से क्यों लॉन्च किया जाता है? अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने से हमें क्या फायदा मिलेगा? तो हमें क्या फायदा मिलेगा, मतलब हमारा क्या उसमें बेनिफिट होगा? इजिली ऊपर जा पाएगा, चलो ये समझना। फ्यूल, ठीक है, फ्यूल। वहां पर ये मत बोलना पेट्रोल और डीजल, यहाँ पर पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल नहीं होता है, ये गाड़ी गाड़ी नहीं है, फ्यूल उसको बोलना, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग स्टेजेस होते हैं। कहीं पर सॉलिड फ्यूल होता है, कहीं पर लिक्विड फ्यूल होता है, कहीं पर इंजन का होता है, कहीं गैस होता है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेजेस के इसके अलग अलग फ्यूल उसमें डाले जाते हैं, पेट्रोल डीजल नहीं रहते, ठीक है, ओके। तो हमारा फायदा ये होता है कि भाई हमें फ्यूल कम लगाना पड़ता है, हमारा खर्चा बच जाता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है हमें, ठीक है। अच्छा बताओ, अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर, अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है या बढ़ता है? सरफेस, हाँ, सरफेस से ऊपर यानी स्पेस की तरफ। हाँ तो वही पूछ रहा हूं मैं। हाँ तो डाउट में नहीं रहने का, जी घटेगा उससे नहीं पूछने का, घटेगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है, तो जी घटता है। अच्छा बताओ, पोल पर जाने पर जी की वैल्यू बढ़ती है या घटती है?
जी की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हम अभी यहाँ रिस्ट्रिक्टेड है, हमें क्रस्ट के तक ही देखना है, और क्रस्ट में आर, पोल पर आर कम होता है, और जब आर कम होता है तो जी बढ़ता है, तो पोल पर जी ज्यादा लगता है। पहले मुझे समझता नहीं था कि अभी मैं पोल पर जा रहा हूँ तो जी बढ़ रहा है, लेकिन मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ तो कैसे जी घटने लग रहा है। बाद में समझ में आया, ओ ये कहानी है। हाँ, ये कहानी है, ठीक है। और टीचर लोग ऐसे समझा नहीं पा रहे थे, बोला हाँ वो तीन उंगली कर देते हैं और उंगली हमारे अंदर हो जाता है, फिर वो पता नहीं अलग अलग तरीके से। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ। ओके, अब हम आते हैं, देखते हैं कि अच्छा अगर हम धरती को खोद करके इसके अंदर चले जाए तो, अच्छा वो वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नहीं तो ना यहाँ पर बहुत सारा दिमाग में सब भर जाएगा। पहले इतना चीज क्लियर हुआ क्या, मैंने आज क्या क्या ही पढ़ा है, कुछ नहीं, ग्रेविटेशन के बारे में बताया, ग्रेविटेशन की खोज किसने की थी उसके बारे में बताया, उसके बाद ग्रेविटेशन किस तरीके का फोर्स है वो बताया, उसका नेचर बताया, रेंज बताया, उसके बाद हमने देखा कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला किस तरीके से प्रेजेंट करता है चीजों को वो बताया। ठीक है, उसके बाद कैपिटल जी क्या होता है वो बताया, फिर कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन बताया, और फिर हमने बताया कि धरती पर हमें जो जी की वैल्यू होती है या जी लगता है वो फॉर्मूले से कैसे आता है, पोल पर जी का वैल्यू कैसे बढ़ता है घटता है, ये देख लिया हमने। और फिर हमने देखा कि अगर हम अर्थ सरफेस यानी क्रस्ट को छोड़ करके आसमान की तरफ जाते हैं तब जी पर क्या इम्पैक्ट आता है, हमने वो देखा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी जो स्टोरी है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है।